अतुल सुभाष एक ऐसा नाम जो आजकल सोशल मीडिया, न्यूज हेडलाइंस और हर एक इंसान की जुबान पर चर्चा का विषय बन चुका है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी, अतुल सुभाष वाला अतुल सुभाष को किसने मारा? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कई बार जब लोग करते हैं तो करने से पहले एक नोट छोड़ जाते हैं जिसमें कारण बताया होता है उनकी मृत्यु का। लेकिन अतुल सुभाष ने तो पूरे 1 घंटे 21 मिनट का वीडियो रिलीज किया है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार। अतुल सुभाष की ये वीडियो आपको झकझोर के रख देगी। आप इस वीडियो को तभी देखना जब आप दिल के पक्के हों। जब मैंने उनकी वीडियो को थोड़ा सा देखा तो मैं मायूस हो गया और सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर किन किन हालातों से गुजर रहे थे अतुल। अतुल ही नहीं, आज हमारे देश में ना जाने कितने ही लोग इन हालातों से गुजर रहे हैं। उन्हें इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। अतुल की इस वीडियो से आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में आज करप्शन किस हद तक फैल चुका है। न्याय पाने के लिए एक आम आदमी को किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आज भी कोर्ट रूम में कई केसों की फाइलें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ धूल जमी हुई है और उन केसों में न्याय चाहने वाला इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। तो सोचिए किस तकलीफ से गुजरते होंगे वो इंसान जो केस लड़ते लड़ते न्याय की चाह में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि कौन है अतुल सुभाष, इन्होंने सुसाइड क्यों किया और इनकी वाइफ ने इन पे कौन कौन से इल्ज़ाम लगाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल। अतुल सुभाष एक 34 वर्षीय शादीशुदा युवक थे जो बेंगलोर में एक टेक कंपनी में AI इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। 2019 में अतुल ने निकिता सिंघानिया नाम की एक लड़की से शादी करी और उनकी मुलाकात निकिता से एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हुई थी। उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया एसेंचर कंपनी में जॉब करती हैं। अतुल सुभाष का एक 4 साल का बच्चा भी है जिससे वो बेहद प्यार करते थे, लेकिन फिर भी अतुल ने अपनी जान ले ली। आखिर ऐसा क्या कारण था कि अतुल को अपनी जान लेनी पड़ी? मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। साथ ही अतुल ने छोड़ा है एक 24 पन्नों का डॉक्यूमेंट जिसमें बताया है उन्होंने कि उनकी बीवी ने उन पर कौन कौन से आरोप लगाए हैं। अतुल ने अपनी लास्ट वीडियो में अपनी मौत का जिम्मेदार 5 लोगों को ठहराया है, जिसमें शामिल है फैमिली कोर्ट जज रीता कौशिक, उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया, उनका साला अनुराग सिंघानिया उर्फ पीयूष सिंघानिया और उनकी पत्नी के ताऊ सुशील सिंघानिया। अतुल का कहना है कि पिछले 2.5-3 साल में वो 120 बार कोर्ट की तारीख अटेंड करने कोर्ट जा चुके हैं, जिसमें से 40 बार उन्हें बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ा। अतुल की बीवी ने उन पर कुल मिला के 9 केस लगाए हैं, 6 लोअर कोर्ट में और 3 हाई कोर्ट में, जिसके डिफेंस में अतुल ने हाई कोर्ट में एक केस लगाया है ज्यूरिडिक्शन का। आइए अब डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं उन केसों के बारे में जो अतुल के ऊपर लगे हैं। पहली धारा जो अतुल की पत्नी निकिता ने अतुल पर लगाई है वो है धारा 302। इसमें निकिता का ये कहना है कि 10 लाख रुपए दहेज न मिलने के कारण अतुल ने निकिता और उनके बच्चे को छोड़ दिया, जिसकी वजह से निकिता के पिताजी को भारी आघात पहुंचा और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अतुल का कहना है कि निकिता के पिताजी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम भी थी। बाद में CRPC की धारा 125 के तहत क्रॉस एग्जामिनेशन में निकिता ने खुद कबूल किया है कि उसके पिता की मृत्यु एक लंबी बीमारी के चलते हुई है। अतुल का कहना है कि शादी से लेकर मई 2021 तक उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी। उसके 8 महीने बाद निकिता ने उन पर यह केस लगाया, जबकि निकिता के पिता की मृत्यु उनकी शादी के कुछ टाइम बाद हो गई थी। दूसरी धारा जो निकिता ने अतुल पर लगाई है वो है धारा 377। इस धारा के तहत इल्जाम लगता है अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने का, लेकिन अतुल का कहना है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और साथ ही अतुल ने यह भी कहा है कि निकिता के पास इसका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है जो ये बात साबित कर सके। इसके बाद निकिता ने जो अतुल पर धारा लगाई है वो है CRPC की धारा 125, जिसके तहत पत्नी, बच्चे या माता पिता को गुजारा भत्ता पाने का दावा किया जा सकता है। इसके अनुसार अगर इन लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है तो इस धारा के तहत भरण पोषण की याचिका दायर की जा सकती है। अतुल का कहना है कि उनकी पत्नी निकिता ने
उनसे पर मंथ मेंटेनेंस के नाम पे 2 लाख रुपए की डिमांड करी। 1 लाख रुपए निकिता ने खुद के लिए मांगे और 1 लाख रुपए अपने बच्चे के लिए। लेकिन कोर्ट ने 80,000 रुपए बच्चे की मेंटेनेंस के लिए निकिता को देने के लिए कहा था अतुल से। अतुल का कहना यह है कि चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस के तहत ये डिमांड आगे बढ़ भी सकती है। उनका कहना यह था कि अगर वो 2 लाख रुपए भी दे देते हैं तो ये याचिका आगे भी बढ़ाई जा सकती है। जैसे वो पहले 80,000 देते थे, उसके बावजूद भी 2 लाख की डिमांड हुई। चौथी धारा जो निकिता ने सुभाष पर लगाई थी वो थी हिंदू मैरिज एक्ट HMA 13। इसके तहत पति या पत्नी तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। 13B के तहत पति और पत्नी आपसी समझौते से तलाक ले सकते हैं अगर वो 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हों। HMA एक्ट का ये केस निकिता ने ये कह के वापस ले लिया कि उनके वकील ने उन्हें गुमराह किया था, उन्हें इस केस के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वहीं अतुल का कहना है कि उनकी पत्नी निकिता पढ़ी लिखी हैं, तो क्या उन्हें गुमराह किया जा सकता है? बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, MBA इन फाइनेंस, एक्सेंचर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में AI इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के पद पे काम करती है। और रोचक तथ्य तो ये है, 6 महीने के भीतर जो भी डेट्स लगी जिनमें निकिता आती थी, उन डॉक्यूमेंट्स में भी निकिता के सिग्नेचर्स हैं। अब तक के जो भी एक्ट थे वो सिर्फ अतुल पे लगे थे, लेकिन इसके बाद निकिता ने अतुल के परिवार को भी नहीं बख्शा और लगाया 5वां केस डोमेस्टिक वायलेंस का, DV एक्ट। DV एक्ट 12 के अंतर्गत निकिता ने अतुल के माता पिता और अतुल के भाई पर इल्ज़ाम लगाए कि वो लोग निकिता को परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे। इस केस को फाइल करने के 2 साल तक ना तो निकिता कोर्ट में आई, ना ही पैरवी के लिए उनके वकील आए। अतुल ने बताया कि ये केस कुछ महीने पहले खारिज हुआ है, जो कि उन्हें ई-कोर्ट एप्लीकेशन के द्वारा पता चला। 2 साल बाद जब ये केस खारिज हुआ, उसके बाद निकिता ने दोबारा सेम केस अतुल और अतुल के परिवार पर लगाया। छठा केस जो निकिता ने अतुल पर लगाया वो पहला केस था जो निकिता ने वापस ले लिया था। इस बार निकिता ने नॉर्मल FIR के द्वारा धारा 498A, धारा 323, धारा 504 और धारा 506 3/4 डाउरी प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू लगाई। ये 6 केस जो हमने बताए ये लोअर कोर्ट में थे और इन्हें हैंडल कर रही थी जज रीता कौशिक। अतुल ने बताया कि सेक्शन 26 के तहत उन्होंने आवेदन दर्ज किया था अपने बच्चे से मिलने का, लेकिन जज रीता कौशिक ने उनके इस आवेदन को खारिज कर दिया। 7वां केस निकिता ने हाई कोर्ट में डाला। CRPC की धारा 125 के तहत अतुल पर जो केस चल रहा था, उस केस को फास्ट ट्रैक करने के लिए निकिता ने ये केस डाला ताकि इस केस में जल्द से जल्द कोई फैसला आ सके। हाई कोर्ट द्वारा ये डायरेक्शन मिली कि इस केस को 6 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाए। अतुल का कहना यह है कि उन पे ये केस इसलिए डाला गया ताकि उन्हें और ज़्यादा हैरेस किया जा सके। ये केस डालने का आशय ये था कि मुझे और हरास किया जाए, क्योंकि मुझे बेंगलोर से आना जाना पड़ता है। तो रीता कौशिक को पता है, फिर भी 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन ऐसे स्पीड से डेट्स लगने शुरू हो गए। 8वां केस भी निकिता ने हाई कोर्ट में डाला, जिसमें अतुल पे चल रहे 498A केस को फास्ट ट्रैक करने की याचिका दर्ज की गई। इसमें कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन आई कि इस केस को 1 साल के अंदर खत्म किया जाए। इस केस की डायरेक्शन मिल चुकी थी जनवरी में, लेकिन निकिता ने इसका इस्तेमाल किया सितंबर में, पूरे 8 महीने बाद। 8 से 9 महीने बाद उन्होंने लोअर कोर्ट में सितंबर 2024 में ये एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में डाला। इसका कारण ये था कि मुझे और भी ज्यादा हरास किया जाए, पहले एक केस को फास्ट किया जाए। अगर 2 केसेस फास्ट चल रहे हैं साथ साथ, तो आप एक ही डेट को 2 केस अटेंड कर सकते हैं। अतुल कहते हैं कि एक केस को खत्म करने के बाद दूसरे केस को फास्ट ट्रैक करने पर अमल किया गया ताकि अतुल को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े और अतुल हमेशा उलझे रहे कोर्ट की इन तारीखों के चक्र में। 9वां केस जो निकिता ने अतुल पर लगाया वो भी हाई कोर्ट में लगाया। इसमें निकिता का कहना था कि CRPC एक्ट 125 के तहत जो फैसला जज रीता कौशिक ने सुनाया था, जिसमें अतुल को 80,000 रुपये मासिक देने थे, वो पैसा उन्हें नहीं मिल रहा था। मेरी पत्नी के लिए ये 80,000 रुपये प्रति महीने का जो ऑर्डर पास हुआ है ये भी कम है, तो अभी वो हाई कोर्ट में गई हैं कि उन्हें पैसे नहीं मिले हैं और अब वो हाई कोर्ट में जाके इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उन्हें और पैसे चाहिए। तो ये थे 9 केस जो निकिता ने अतुल पर लगाए, जिसमें से 6 लोअर कोर्ट में थे और 3 हाई कोर्ट में। एक केस अतुल ने हाई कोर्ट में दर्ज किया। ये केस था ज्यूरिडिक्शन का, यानी क्षेत्राधिकार का। अतुल कहते हैं कि कानून के अनुसार पत्नी केस या तो उस जगह पर दर्ज करवा सकती है जहां उसकी शादी हुई हो, या फिर वहां दर्ज करवा सकती है जहां उसका मैट्रिमोनियल होम हो, या फिर वहां जहां वो लास्ट टाइम पति के साथ रही हो। लेकिन जौनपुर इन तीनों में से कोई जगह नहीं थी।
ये जितने भी केसेस अभी हमने आपको बताए, ये सारे केस अतुल ने अपनी वीडियो में बताए हैं। इसके अलावा अतुल ने ये भी बताया कि किस तरह जज रीता कौशिक ने उन्हें हैरास किया और उनकी पत्नी की मदद करी उन्हें हैरास करने में। इसके बाद निकिता ने कोर्ट में जज रीता कौशिक के सामने ओपनली 1 करोड़ रुपए की डिमांड की और कहा था कि अगर वो 1 करोड़ रुपए देते हैं तो ठीक है, नहीं तो निकिता उन पर झूठे केसेस लगाएगी और उन्हें परेशान करेगी, उनके परिवार को परेशान करेगी। लेकिन अतुल का मानना ये था कि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, वो निर्दोष हैं और उनके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन्हें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाद में अतुल को एहसास हुआ कि वो गलत थे। अतुल का कहना यह है कि जब जज रीता कौशिक ने 2.5 साल के बच्चे के लिए इंटरिम मेंटेनेंस पास की तो ये डिमांड बढ़कर 1 करोड़ से 3 करोड़ हो गई। जब ये केस नहीं डाले थे और सोशल लेवल पे हमारा सेटलमेंट होने की बात हो रही थी, तो उनका डिमांड 1 करोड़ रुपए था। जब मैं जज रीता कौशिक ने इंटरिम मेंटेनेंस 20,000 का मेरे 2.5 साल के बच्चे के लिए पास किया, तब ये डिमांड 1 करोड़ से 3 करोड़ होगी। अतुल ने अपने वीडियो में सिस्टम को खोखला करने वाले करप्शन के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि जज रीता कौशिक के कोर्ट में करप्शन 50 रुपये से शुरू होता है। अतुल के मुताबिक जब पहली सुनवाई के लिए अतुल जज रीता कौशिक के सामने बैठे तो निकिता पहले ही वहाँ पर मौजूद थी और रीता कौशिक ने उनसे सेटलमेंट की बात की। अतुल ने बताया कि उनकी पत्नी पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रही थी, अब 3 करोड़ की डिमांड कर रही हैं। तो जज की तरफ से अविश्वसनीय जवाब सुनकर अतुल हैरान हो गए। जज का कहना था कि जब तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए होंगे तभी तो ये मांग नहीं है। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको झकझोर के रख देगी। जब अतुल ने जज रीता कौशिक के सामने कहा कि इन फेक केसेस की वजह से हर साल न जाने कितने ही लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो अतुल की पत्नी निकिता बोलती है कि तुम क्यों नहीं कर लेते। इस गंभीर बात पर जज रीता कौशिक हंस पड़ती हैं। इसके बाद जज साहिबा निकिता को बाहर भेज देती हैं और अतुल से सेटलमेंट की बात करती हैं। वो अतुल से कहती हैं कि ये केस वगैरह ऐसे ही चलते रहते हैं, ये जो केसेस होते हैं झूठे होते हैं, सबको पता है। अगर तुम सेटलमेंट नहीं करते हो तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इन केसेस में गुजर जाएगी। इससे बढ़िया तुम मुझे 5 लाख रुपए दो और मैं इस केस का सेटलमेंट करवाती हूँ। इसके जवाब में अतुल ने बोला कि उनके पास सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं और वो बेकसूर हैं। अतुल का कहना यह भी था कि ये पहली बार नहीं था जब उनसे पैसों की डिमांड करी गई। इससे पहले जज रीता कौशिक के पेशकार माधव ने उनसे पैसों की डिमांड करी थी कि वो केस सेटल करवा देंगे 3 लाख रुपए में। माधव वही पेशकार है जो रीता कौशिक के साथ कोर्ट रूम में उनके पास ही बैठते हैं। माधव डेट चेंज करवाने के लिए या फिर डेट दिलवाने के लिए 50 रुपये से लेकर 500, 1000 रुपये तक की राशि रिश्वत के रूप में लेते हैं। माधव है ये हर किसी से, चाहे वो बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, सबसे ही पैसे लेता है। जनरली 50 रुपए लेता है ज्यादातर लोगों से। बट हम जैसे जो मोटे मुर्गे हैं, जो बैंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनकी डिमांड 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होती है। माधव के 3 लाख रुपए मांगने पे अतुल ने उन्हें नहीं दिए क्योंकि अतुल को लगता था कि वो पैसे खुद रखना चाहते हैं। लेकिन जब पहली पेशी में जज रीता कौशिक ने अतुल के सामने 5 लाख रुपए की डिमांड रखी, तब अतुल की समझ में आ चुका था कि ये सब इनकी मिली भगत है और इसमें रीता कौशिक भी मिली हुई है। कुल मिला के बात ऐसी है, जब अतुल ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो अतुल को अलग अलग तरीकों से परेशान किया गया। डेट्स को लेकर, झूठे एविडेंसेस पे अगर अतुल ने आवाज़ उठाई तो अतुल की आवाज़ को किनारे कर दिया गया। अतुल ने यह भी बताया कि रीता कौशिक सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं बल्कि उन्हें अपना काम भी ढंग से नहीं आता। इसमें अतुल का कहना है कि पहले एविडेंसेस जमा होते हैं और फिर उन एविडेंसेस के आधार पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। लेकिन जज रीता कौशिक के कोर्ट में ठीक उल्टा हुआ। पहले क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और उसके बाद एविडेंसेस जमा हुए जिनकी कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई, ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा और अतुल की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। और एक दिन अतुल ने परेशान होकर इस सिस्टम के आगे दम तोड़कर अपनी पत्नी से हार कर खुद को ही समाप्त कर दिया। ये कहानी सिर्फ अतुल की नहीं है, न जाने ऐसे कितने ही अतुल हैं जो दिन रात इस समस्या से जूझते हैं, जिन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जो सिस्टम को खोखला कर चुके करप्शन के तले रौंदे जाते हैं। ये कोई पहला केस नहीं है जिसमें एक इंसान ने न्याय की तलाश में अपनी जान गंवा दी। ऐसे न जाने कितने ही केस होंगे, कुछ उजागर हुए होंगे और कुछ कोर्ट रूम में पड़ी फाइलों के अंदर दम तोड़ रहे होंगे। फिर भी हम आपको एक केस के बारे में बताते हैं जिसमें एक इंसान की उम्र के 20 साल जेल के अंदर गुजर गए और 20 साल बाद वो बेगुनाह साबित हुआ। अब सोचने की बात यह है कि 20 साल की देरी क्यों? एक इंसानी जीवन जहां सीमित होता है, उस सीमित जीवन में अगर एक इंसान के 20 साल बिना किसी कसूर के जेल के अंदर गुजर जाए तो इसका जिम्मेवार कौन है?
आज समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। मर्दों पर लगने वाले झूठे आरोपों की वजह से आज कई लड़के शादी करने से डर रहे हैं। एक मर्द जो अपने परिवार के लिए कमाता है, खुद की परवाह किए बिना दिन रात अपने परिवार के बारे में सोचता है, जिसने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया होता है, उसके साथ जब ऐसा बुरा होता है तो कहीं ना कहीं दूसरा इंसान भी डर जाता है। वैसे तो हम हमेशा समानता की बात करते हैं कि लड़के और लड़कियों में समानता होनी चाहिए, लेकिन आजकल इन बढ़ते केसेस से लगता है कि कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग करके मर्दों के साथ असामान्य व्यवहार हो रहा है। कानून इसलिए बनाए गए थे ताकि सबको न्याय मिले, लेकिन उन कानूनों को तोड़ मरोड़ कर किसी के नुकसान के लिए इस्तेमाल करना किस हद तक सही है, और कितने लोग पिसेंगे इन झूठे केसेस में। जब हमने अतुल की वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट्स देखे तो हमें पता चला कि सिर्फ अतुल ही नहीं, बल्कि अतुल जैसे न जाने कितने ही लोग अभी भी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, और उन लोगों ने अपना दुख कमेंट्स के द्वारा व्यक्त भी किया है। अब इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं ओवर, लेकिन वीडियो ओवर करने से पहले आप लोगों के लिए हमारे पास कुछ सवाल हैं। अब आप लोग बताएं कि ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे लड़कों के साथ बढ़ते इस अन्याय को रोका जा सकता है। क्या कुछ सुधार लाए जा सकते हैं नियमों में कि लोग कानून का नाजायज फायदा ना उठा सकें, ताकि करप्शन ना हो हमारे सिस्टम में, क्योंकि करप्शन ने कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को खोखला करके रख दिया है, जिसकी वजह से एक आम आदमी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बाकी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आपके जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, आप कितनी ही परेशानियों से क्यों ना जूझ रहे हो, आपको लड़ना होगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती होती है। साथ ही साथ अगर आपका कोई जानने वाला परेशानी में है, मुसीबत में है, तो उसकी मदद करें ताकि वो इस परेशानी से बाहर निकल सके। बाकी इस उम्मीद में कि एक दिन ये अन्याय खत्म होंगे, सभी को न्याय मिलेगा, सभी के साथ समान व्यवहार होगा। खत्म करते हैं इस वीडियो को और जल्द मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा।